जो मेरा फर्स्ट CGPA था 7.58 था, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब इवन कि मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे बोलते थे कि यार ये तो क्लास में बहुत क्वेश्चन करती है, असाइनमेंट्स वगैरह भी बनाती है, जवाब भी देती है, फिर इसके इतने कम मार्क्स क्यों? इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि उसके पहले मैं कभी यूजी माइन में नहीं गई और कोल माइन भी मतलब नहीं विजिट किया। डेवलपमेंट में था बट बाउंड्री के पास था, तो हम लोग को पैदल जाना था, मैन राइडिंग भी नहीं था उस टाइम पे, पैदल आना था। तो वो मैं जिंदगी में पहली बार 8-8.5 किलोमीटर चली हूँ। जब मैंने SECL ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा बहुत नॉलेज नहीं था कि मैं फर्स्ट फीमेल बनूंगी जाके। कोल इंडिया में 8 लाख प्लस वर्कर्स थे और एट प्रेजेंट 2,15,000 के आसपास वर्कर्स बचे हैं, क्योंकि ऑटोमेशन इतना ज़्यादा हो गया है, जॉब्स जा रहे हैं लोगों के। तो वो एक चीज़ है कि आउटसोर्सिंग हो जाएगा तो कंपनी के खुद का जॉब कम हो जाएगा, तो हाँ जॉब पे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है इस चीज़ का। हर जनरेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना करियर नहीं सेट करते हैं, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। मैं हूं निखिल तिवारी, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं SECL मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की पहली माइनिंग वुमेन इंजीनियर और गेट में AIR 27 लाने वाली मुस्कान त्रिपाठी मैम। मैम से हमने जाना है कि आज के समय में भी क्या माइनिंग जैसी इंडस्ट्री को मेल डोमिनेट समझा जाता है, क्या वे वुमेन के तौर पे उन्हें डेली लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और अभी मैम SECL में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे पोस्टेड हैं, तो उनका वुमेन पर्सपेक्टिव उनके लीडरशिप स्किल्स को कैसे इन्हेंस करता है, डेली चैलेंजेस को फेस करने में कैसे हेल्प करता है। और मैम का एकेडमिक्स भी काफ़ी सही रहा है। मैम के लास्ट सेमेस्टर मतलब 8th सेमेस्टर में 10 आउट ऑफ 10 SPI आया था। और मैम से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, एक इंडस्ट्री के में वुमेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, और उनकी लीडरशिप स्किल्स के बारे में, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और माइनिंग इंडस्ट्री में क्या स्कोप है वुमेन के लिए, इन जैसी काफ़ी चीज़ों पर चर्चा की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक अच्छी चीज़ एक ये, और ऐसे ही वैल्यूएबल गेस्ट के साथ इंटरेक्शन हो हमारा, ऐसे ही वैल्यूएबल गेस्ट हम ला सकें, उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैम जो आपको पहली बार देख रहे हैं, उन्हें आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम मुस्कान त्रिपाठी है। मैंने अपना BTech माइनिंग इंजीनियरिंग से NIT रायपुर से किया। 2023 बैच था मेरा, मैं पास आउट 2023 की हूँ। और अभी मैं SECL सोहागपुर एरिया खैराहा UG माइन में एज एन असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग इंजीनियर पोस्टेड हूँ। और मुझे SECL ज्वाइन किए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी। तो जब मैम आप स्कूल में थी, स्कूल टाइम जब आपका चल रहा था, तो क्या कभी माइनिंग में जाने के बारे में सोचा था? नहीं, स्कूल टाइम पे माइनिंग के बारे में मैं जाने नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं करूँगी। इट वाज अ वेरी रैंडम डिसीजन कि हाँ चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो 11th में फिर जब इंजीनियरिंग लिया, मुझे माइनिंग चूज करना था ये फिक्स नहीं था, बट ये फिक्स था कि मुझे क्यूबिकल जॉब नहीं चाहिए। मतलब मुझे CSE IT में नहीं जाना था। नॉट दैट कि वो बैड है, बस वो बहुत ही मतलब मेन स्ट्रीम हो गया, बहुत ही रेगुलर मुझे लगा, तो मुझे बस उसमें नहीं जाना था, ये फिक्स था। लेकिन बिल्कुल अलग ना हो गया, जैसे आज के समय का सभी लड़के CSIT में जाना चाहते हैं। और मुझे CSIT ओके हो सकता है, बट मुझे बोरिंग रूटीन नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा चाहिए था कि फील्ड जॉब हो या जो भी हो, बट मुझे यूनिकनेस चाहिए था अपने फील्ड में, कि वहाँ पे मैं जो भी काम करूँ वो मैटर करे, और आई शुड बी नोन फॉर माई वर्क। और किस्मत बोल लो, मेहनत बोल लो, कि वो माइनिंग में आके वो मुझे रिकॉग्निशन मिला, मेरे काम को रिकॉग्निशन मिला। तो जब मैम आप काउंसलिंग कर रही थी JEE की, तो इधर आपको NIT रायपुर का माइनिंग मिल रहा था। जब आपने पेरेंट्स को अपने बताया कि हाँ NIT रायपुर का माइनिंग मिल रहा है, तो क्या रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था? उस टाइम पे ऐसा था कि जब माइनिंग हुआ कि हाँ माइनिंग में जाना है करके,
तो एक्चुअली मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को जो ऐसे सजेशंस देते हैं, तो उन्होंने भी ऑफ कोर्स क्योंकि सजेशंस लिए लोगों से, तो सबने बोला कि अरे एक इकलौती बेटी है आपकी, ऊपर से लड़की है, आप क्यों माइनिंग दिलवा रहे हैं, कुछ और ब्रांच देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके। बट फिर क्योंकि मेरे पापा टीचर हैं और दोनों पेरेंट्स टीचर हैं मेरे, एंड दे आर वेरी वाइज पीपल, तो उन्होंने रिसर्च किया थोड़ा, तो फिर उनको समझ में आया कि नहीं, माइनिंग लिया जा सकता है। और जब मैंने अपने एंड पे रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि 2016 में आईआईटी धनबाद वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसने माइनिंग ब्रांच ओपन किया था गर्ल्स के लिए। तो वहाँ से मेरा थोड़ा क्यूरियोसिटी भी जागा कि ऐसा क्या हो रहा है माइनिंग में कि अभी तक इतने टाइम तक लड़कियाँ अलाउड नहीं थी इस फील्ड में। तो वहाँ से क्यूरियोसिटी जागा, फिर डिसाइड हुआ कि नहीं चलो एनआईटी रायपुर, और एनआईटी रायपुर फेमस भी है माइनिंग ब्रांच के लिए, माइनिंग मेटलर्जी के लिए। तो मैंने कहा वी आर गेटिंग अ गुड कॉलेज, रेप्यूटेड कॉलेज, और फिर माइनिंग ब्रांच के लिए ही रेप्यूटेशन है उसका, तो फिर हो गया। तो मैम जब कॉलेज टाइम था, तो कॉलेज टाइम पे आप किस टाइप की स्टूडेंट थी? एक्सट्रोवर्ट थी, सोशली एक्टिव थी, या इंट्रोवर्ट पढ़ाकू टाइप की? एक्चुअली जब तक मैं स्कूल लाइफ में थी और इवन इन कोचिंग, मैंने रियलाइज किया कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट या बीइंग अ साइलेंट स्टूडेंट कॉस्टेड मी अ लॉट। कई बार ऐसा होता था कि डाउट्स होते थे और मुझे लगता था कि अगर मैंने डाउट पूछ लिया तो मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, या कोई ये सोचेगा कि यार ये कितना सिली डाउट पूछ रही है करके। तो उसके बाद फिर आई चेंज्ड माई सेल्फ इंटायरली इन कॉलेज। जब मैं कॉलेज में एडमिशन ले रही थी, देयर इज अ फेज, वो 2-3 महीने का फेज रहता है जब आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को कि हाँ नाउ यू आर गोइंग टू बी अ कॉलेज स्टूडेंट। तो तब मैंने सोचा कि अब मैं बिना झिझक के अपनी स्टूडेंट लाइफ रखूंगी। मुझे जहाँ जो जैसा डाउट आएगा आई विल बी एन एक्सट्रोवर्ट। और स्कूल में मैं बहुत रेस्ट्रिक्टेड थी कि नहीं मुझे केवल पढ़ाई करना है, तो वो वाला चीज़ में मैंने सोचा था कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगी तो जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं सब करूंगी, इंटरेस्ट सब चीज़ में लूंगी। तो आई वॉज एन एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट इन माई कॉलेज। सेम मेरा भी, मतलब जैसे अभी भी, मतलब मोस्टली कॉलेज में भी कोई डाउट मन में आता है तो उसको शांति से मन में लेके बैठ जाता हूँ, इसलिए क्योंकि वो बहुत कॉस्ट करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो डाउट अगर आप उस पॉइंट पे क्लियर नहीं करोगे, और टीचर से बेटर कोई बता नहीं पाएगा। क्लास में टीचर आपको टाइम दे पाएगा, अलग से आप उनसे पूछने जाओ वो आपको टाइम दे पाए ना दे पाए, या आप में इतना करेज हो कि आप अलग से पूछने जाओ। तो ये एक सजेशन मेरा सभी के लिए है कि अगर स्पेशली स्टडी रिलेटेड कोई डाउट है तो जस्ट आस्क इट, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। जी सर, मैम जब आप सेकेंड ईयर में गई, फर्स्ट ईयर में तो सबका कॉमन सब्जेक्ट एक हिसाब से रहता है, सेकेंड ईयर में जब आप माइनिंग डिपार्टमेंट में गई, माइनिंग के सब्जेक्ट्स आए, तो क्या सब्जेक्ट्स पढ़ के क्या लगा? क्योंकि पहले टाइम पे विजुअल नहीं होता ना, विजुअलाइज नहीं कर पाते हम क्या रहता है, तो क्या लगा कि हो जाएगा, या फिर कहाँ आके फंस गई? ओके, जो मेरा 12th, मैंने 11th-12th के साथ ही जेईई की तैयारी की थी, और मैंने अपने होम टाउन से ग्वालियर में शिखर क्लासेस जो हैं वो ग्वालियर का बेस्ट है, तो मैंने वहीं से तैयारी की थी। बट द पॉइंट इज कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन जेईई का टाइम का, कि जिस हिसाब से हमने अपना एक्सपेक्ट किया था कि हम उस हिसाब का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जनरली 12th के एक्सटेंडेड सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस कि मैं फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। जो मेरा फर्स्ट सीजीपीए था 7.58 था, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब इवन कि मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे बोलते थे कि यार ये तो क्लास में बहुत क्वेश्चन करती है, असाइनमेंट्स वगैरह भी बनाती है, जवाब भी देती है, फिर इसके इतने कम मार्क्स क्यों? तो वो चीज़ थी। फिर जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तुम लोग पढ़ ही रहे हो, तो वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। तो उनके साथ आके मुझे समझ में आया कि करा जा सकता है, और मैं इस बात से बहुत रिलीफ थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स छूट गई है, अब मुझे कुछ स्टार्टिंग से नया पढ़ने मिलेगा। और ये रहता है ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स खत्म हुआ और माइनिंग सब एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ना मुझे माइनिंग के बारे में पता है, ना मेरे साथ वाले को, तो सबके लिए वो बिगनिंग है। तो वहां से मुझे पता था कि यहाँ से मैं अच्छा कर ले जाऊंगी। हाँ, ओवरऑल ये चीज़ थी, क्योंकि मैं कभी माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग बैकग्राउंड की नहीं थी, तो थोड़ा इमेजिन करने में डिफिकल्ट होता था। और एक चीज़ अभी भी मुझे लगता है कि पोस्ट कोविड फिर भी बहुत सारे व्लॉग्स और बहुत सारे वीडियोस आपको माइनिंग के मिल जाएंगे कि माइंस कैसा है, क्या है, बट हम लोग के टाइम पे इतना नहीं था। तो और बुक्स भी जो चल रही हैं वही चल रही हैं, बहुत अपग्रेडेड नहीं है बुक्स।
तो एज अ माइनिंग स्टूडेंट वहाँ पे दिक्कत जाती थी, इमेजिन नहीं हो पाता था कि चीज़ें कैसी होंगी। जी। तो मैम जब आप माइनिंग डिपार्टमेंट में आई उससे कुछ साल पहले ही एनआईटी में अलाउ किया गया था माइनिंग में गर्ल्स को, तो आपके समय का गर्ल्स और बॉयज रेशियो क्या था क्लास का? हमारे टाइम का गर्ल्स एंड बॉयज़ रेशो काफ़ी कुछ मैच कर रहा था बाकी ब्रांचेस से। इनफैक्ट बाकी कॉलेज में मैं अभी भी देखती हूँ कि एक दो लड़कियाँ ही रहती हैं माइनिंग डिपार्टमेंट में, बट हमारे टाइम पे दे वर 14 ऑफ अस, हम लोग 14 लोग थे फीमेल इन आवर बैच, और हमारा टोटल बैच 85-90 की स्ट्रेंथ का था, और उसमें 14 लड़कियाँ, आई गेस इट वाज सफिशिएंट। जी। तो मैम जब सेकेंड ईयर क्लास में वोकेशनल ट्रेनिंग होती है तो वहाँ जब आप गए तो वो तो पहला एक्सपीरियंस रहा आपका माइनिंग इंडस्ट्री? नहीं, आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, हम लोग का टाइम पे कोविड आ गया था, तो हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर बस कॉलेज तक था, उसके बाद फिर थर्ड सेमेस्टर से हम लोग का ऑनलाइन बैच था। तो हम लोग जो सेकेंड ईयर के बाद वाला जो कोविड वोकेशनल ट्रेनिंग रहता है वो हम नहीं कर पाए थे। तो पहली बार आप माइन विजिट पे कब गए? पहली बार मैं माइन विजिट पे, क्योंकि मेरे पर्सनली कोई कनेक्शंस भी नहीं थे, तो कॉलेज की तरफ से ही जब थर्ड ईयर एंड हुआ, फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग के टाइम पे जो मेटल माइंस में रहता है वोकेशनल ट्रेनिंग, तो दल्ली राजरा है, आयरन ओर माइन है, सेल की, तो सेल की वो पहले एक्सपीरियंस था माइन तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप तो कोविड बैच के थे, क्योंकि दिमाग में तो वो भी चल रहा होगा कि हम लोग पिछड़ रहे हैं कि दिमाग में मुझे एक बात बहुत क्लियर थी कि जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, अकेले मुझ पे गाज नहीं गिरी है। तो ये चीज़ मुझे हमेशा काम रखती है कि जो भी सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है, सबके लिए सेम है, स्पेशली कोविड, और वो हमारे रिएक्शन या हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम वहाँ से कैसे अपने आप को ले जाएंगे। तो मैं इस बारे में बहुत चिंतित नहीं थी कि कोविड बैच है क्या नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए सेम था, अगर बुरा होगा तो सबके साथ होगा, अच्छा होगा तो सबके साथ होगा, तो इतना दिक्कत नहीं था। और सेल के टाइम पे जब हम लोग दिल्ली राजरा गए थे, तो एक जो चीज़ बहुत अच्छी थी कि हमारे सीनियर वहाँ पे थे नारायण सर, वो बहुत सपोर्टिव थे, वो एनआईटी रायपुर ही पास आउट थे, और उनकी गेट में 9th रैंक थी, तो इट वाज वेरी मोटिवेशनल फॉर मी, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ के जीएम सर भी बहुत अच्छे थे, तो उन सब ने, श्रीकांत सर, मुझे अभी भी उनका नाम याद है, श्रीकांत सर, वो सपोर्टिव बहुत थे, तो वहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, और बहुत अच्छे से उन्होंने 1 महीना हम लोग वहाँ रुके, तो सब कुछ सिखाया। वहाँ पे कल्चर ऐसा था कि वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर आप एज वोकेशनल ट्रेनिंग जाओगे तो सब कुछ सिखाया जाएगा आपको, तो वो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से किया था हम लोगों ने। ये अच्छी चीज़ लगती है मुझको एनआईटी रायपुर के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में, कहीं भी किसी भी माइंस में जाओ तो कोई ना कोई कल्चर होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी कॉलेज के एल्यूमिनाई हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर स्पेसिफिकली किसी के भी, मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले एनआईटी रायपुर के, किसी भी, लेकिन वो बाय ह्यूमन नेचर थोड़ा हो जाता है कि अरे अपने कॉलेज का बंदा है तो सपोर्ट करना चाहिए, तो वो चीज़ हो जाती है। जैसा कि अभी डिस्कस किए कि आप जब फर्स्ट सेम में आई तो फर्स्ट सेम का था 7.58, हाँ 7.58, फिर लास्ट आते आते 8th सेमेस्टर में आपका 10 SPI, 10 CGPA आया था। ये एकेडमिक एक्सीलेंस ये कैसे इवॉल्व हुआ, क्या सीख रहे थे इसके पीछे? ओके, जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में आई थी तो मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता थी, मतलब मुझे बहुत बाहर वाली दुनिया से मतलब नहीं था, अभी भी नहीं है, तब भी नहीं था, लेकिन तब एक नया कॉन्सेप्ट मेरे को पता चला 10C का, कि 10C मैंने क्या होता है 10C, कि अगर आपका पूरा 10 CGPA बनता है तो उसको 10C बोलते हैं, और वो बहुत ऐसे बड़ी चीज़ है कि अरे 10C आ गई 10C आ गई करके, तो वो एक ख्वाहिश थी मेरी कि यार 10C लाना है। फिर फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो एक होता है कि दूसरे आपको क्वेश्चन करें, और एक होता है कि आप खुद से क्वेश्चन करो कि यार इतना भी कैसे बुरा कर सकती हूँ मैं, मतलब इतनी तो बुरी नहीं हूँ मैं पढ़ाई में। फिर वहां से बात मेरी ईगो पे आई थी, मतलब वहां से जेन्युइनली मेरे ईगो पे बात आई थी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इतना तो बुरा नहीं है। वहां से मैं ऊपर चढ़ी, फिर थर्ड सेमेस्टर आया, थर्ड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तब मेरा 9.65 ऐसा कुछ CGPA था। तो वहाँ पे भी जो मेरे साथ वाले कुछ लोग थे उनका कहना था कि अरे कोविड बैच है, कोविड बैच में तो सबको मिल जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है, नहीं पता। फिर वहां से मेरा ईगो और फ्यूल हुआ, मैंने कहा अभी अगर मुझे मौका मिला ऑफलाइन में
पेपर हुए जी। तो मैं तब भी करके दिखाऊंगी। तो फिर उसके बाद जब ऑफलाइन में हुआ 7 सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो उसमें 9.55 था। और क्योंकि 7 सेमेस्टर के बाद गेट हो चुका था, मेरा प्लेसमेंट भी हो चुका था वेदांता में, तो फिर मुझे लगा कि यार अब एक शॉट देना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें थी करने को, बट हाँ कोशिश की, पढ़ाई की, मेहनत की, भगवान ने भी साथ दिया। तो फाइनल सेमेस्टर आते आते, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी कम हो जाते हैं, 4-5 हाँ। सब्जेक्ट रहते हैं, आपका बर्डन निकल चुका होता है, तो फिर उसमें 10 ही आ गया था। जी तो दैट वाज अ वेरी वांटेड थिंग फॉर मी। जी। तो ये गेट में दो बार डबल डिजिट रैंक लाने का क्या सीक्रेट है? क्योंकि पहली बार 81 आया आपका, हाँ। फिर 27। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि मेरे एक सीनियर हैं कॉलेज में, एंड थ्रू आउट कॉलेज ही हैज़ बीन मोटिवेशन फॉर मी। तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं दोस्त भी अगर मैं किसी को बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये दोस्त मैं इसके काबिल बनूं एकेडमिकली, बाकी सब जी। इतना मैटर नहीं करता, बट एकेडमिकली। तो वो जो सीनियर हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प थे, इंटेलेक्चुअल शार्प और बहुत स्मार्ट थे। तो जब उन्होंने अपने 3rd ईयर में गेट दिया, जब मैं 2nd ईयर में थी, तो ही क्वालिफाइड गेट, और उनकी अच्छी रैंक थी, कुछ 340 कुछ रैंक थी। तो तब मुझे लगा कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने भी अपने 3rd ईयर में गेट दिया, उनके जितनी रैंक नहीं आई, जी। बट आई क्वालिफाइड, 640 कुछ रैंक था मेरा। फिर जब फाइनल ईयर था तो उनका जब रैंक आया तो उनका 50 में रैंक था। 56। तो मेरा टारगेट बस इतना था कि मुझे उनसे ज़्यादा चाहिए, तो लेकिन नहीं हो पाया। 23 वाले गेट में मेरा 81 रैंक था। तो फिर वो मेरे मन में रह गया कि अरे यार उनसे ज़्यादा क्यों नहीं आया करके। फिर जब कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो 2024 में तक चला, मतलब बहुत डिले हो गया। और उस टाइम पे ऐसा था कि जब गेट का पेपर होना था, फॉर्म मैंने भर दिया था, मैंने कहा एक बैकअप ऑप्शन रखते हैं। तो जब फॉर्म भर दिया, 1 हफ्ते पहले तक भी गेट नोटिस मतलब नहीं आया, हाँ। लिस्ट नहीं आई। तो मुझे लगा कि यार गेट देना पड़ेगा, कि इसके सहारे नहीं बैठ सकते। फिर 1 हफ्ता मैंने फिर तैयारी की अच्छे से, और क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी कर चुकी थी तो इतना कुछ मुश्किल नहीं लगा। तो फिर मेहनत किया। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा CGPA जो अच्छा आया या मेरे गेट में जो रैंक अच्छी आई, वो केवल उस सीनियर को पीछे छोड़ने के चक्कर में, कि वो अगर मुझे उससे दोस्ती रखनी है या उनके लेवल पे आना है तो एकेडमिकली भी उनके लेवल पे आना पड़ेगा। तो वैसे क्या रिसोर्सेज थे आपके गेट के लिए, क्योंकि जनरली बहुत कम रिसोर्सेज हैं अपने माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए? ओके, इसमें भी ऐसा था कि ही वॉज वेरी हेल्पफुल, दैट पर्सन वॉज वेरी हेल्पफुल। और बाकी हम लोग के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। तो वो जो सर थे उन्होंने सोलली खुद से प्रिपरेशन किया था, और उन्होंने AK गोराई का बोला कि तुम AK गोराई चुपचाप लगाओ। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि बाहर की नॉइज आपके कान में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि अरे पैकेज ले लो या बुक्स खरीद लो, ये पढ़ो वो पढ़ो ऐसा करो। बट ही लेड बाय एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने केवल टेस्ट सीरीज लिया और उन्होंने कोई और कुछ नहीं लिया आपकी ज़रूरत के हिसाब से। क्योंकि हम लोग ने कॉलेज में बहुत फोकस किया, कॉलेज हम लोग 90% से ऊपर ही मेरा अटेंडेंस रहा था, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी। तो मैंने AK गोराई अच्छे से सॉल्व की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने लगाए, मतलब 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने लगाए थे। फिर मुझे एक फॉर्मूला बुकलेट बनाई थी जिसमें हर सब्जेक्ट के फॉर्मूले लिखे थे, और वो मैं रिलीजियसली उसको आधा घंटा रोज पढ़ती ही पढ़ती थी। तो इतना, ये 3 चीज़ें की थी, AK गोराई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो फॉर्मूला बुकलेट थी वो, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली जी। और फिर उस एक्सटर्नली और कुछ नहीं करना पड़ा। और एक सपोर्ट ये भी था कि मैंने अपना एकेडमिक बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते थे, तो हो गया उतने में। तो वैसे जैसे कि आपने बताया कि मतलब 1 हफ्ते के आसपास कुछ पढ़ा था आपने, ये 27 जब आई, तो क्या चेंजेस किए, मतलब पढ़ाई की स्ट्रेटेजी में क्या? ऑनेस्टली बोलूं तो ना, वो ऐसा रहता है ना कि जब आपकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है आपको, वो पॉइंट ऐसा था कि मैंने वेदांता में मेरा सिलेक्शन हुआ कैंपस प्लेसमेंट, तो मैंने वेदांता में नहीं लिया। मतलब वो पापा ने बोला कि हो गया, अब कोल इंडिया में लेना है तो वो स्विच ओवर प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो मत करो। फिर मुझे NTPC से ऑफर आया, बट क्योंकि कोल इंडिया का चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने NTPC वही स्विच ओवर की वजह से NTPC भी नहीं लिया।
फिर हिंदुस्तान कॉपर से भी मेरे को ऑफर आया था, तो उसका भी मैंने नहीं लिया, लेकिन कोल इंडिया बहुत लेट हो गया था देने में। तो एक डाउट ये था कि अगर मैं इतने सारे ऑफर्स छोड़ चुकी हूँ ऑलरेडी, और अगर कोल इंडिया में ये वाले गेट, कुछ भी हो सकता है, जब तक हाँ, आपका ऑफर बिल्कुल। लेटर हाथ में ना आ जाए कुछ भी हो सकता है। तो कुछ अगर हो गया और अगर मेरा नहीं हो पाया तो मतलब इतना कुछ पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वो एक हफ्ता ऐसा था कि करना ही है, कुछ भी हो जाए हाँ। करना है, ये गेट निकाल लूंगी तो एमटेक वगैरह कुछ भी मेरा हाँ। डोर ओपन हो जाएगा। तो वो चीज, वो प्रेशर था, आई वर्क गुड इन हाँ। प्रेशर, तो वो जो प्रेशर था उसमें हुआ वो जी। चीज। तो मैम ये जब वेदांता का प्लेसमेंट में आप बैठे, हम्म। प्लेसमेंट मतलब आप सिलेक्ट हो गए वेदांता के लिए, तो क्या आपके हिसाब से आपके सीपीआई ने कुछ हेल्प की इसमें प्लेसमेंट में, या सीपीआई का क्या रोल रहा बेसिकली आपके इस प्लेसमेंट में? वेदांता उस टाइम पे मास रिक्रूट किया था, तो हमारे बैच में आई गेस 24 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 20 के आसपास का वेदांता में हो ही गया था। तो सीपीआई का बहुत रोल मुझे नहीं लगता इस चीज़ में रहा है। इट्स मोर ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, हम लोग के टाइम पे जीडी भी नहीं दिया था वेदांता ने, इट वाज जस्ट एन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें जितने लोग क्वालिफाई हुए वो सिंपली इंटरव्यू में बैठे, और वहाँ इंटरव्यू में आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं आपके आंसर्स को, वो मैटर करता है। जी। तो मैम अभी जैसे कि आप SCCL की पहली फीमेल माइनिंग इंजीनियर हैं, तो एज अ फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर जब आप अंडरग्राउंड साइट पे गए, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा पहली बार में? To be very honest, it was very disappointing and it was a heartbreaking moment for me, क्योंकि उसके पहले मैं कभी यूजी माइन में नहीं गई और कोल माइन भी मतलब नहीं विजिट किया। कोविड वाला बैच था, हम केवल ओपन कास्ट माइन गए थे और आयरन ओर माइन था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, तो जब ज्वाइनिंग हो गया, मतलब सब प्रोसेस हो गया, तब मैं फर्स्ट टाइम यूजी उतरी, और उस टाइम पे खैराहा यूजी डीपिलरिंग नहीं चल रहा था, डेवलपमेंट में था, बट बाउंड्री के पास था। तो हम लोग को पैदल जाना था, मैन राइडिंग भी नहीं था उस टाइम पे, पैदल आना था। तो वो मैं जिंदगी में पहली बार 8 साढ़े 8 किलोमीटर चली हूँ उस दिन, जिंदगी में पहली बार। और क्योंकि फीमेल के लिए इंडस्ट्री ने सोचा नहीं, मतलब एक्चुअली नहीं सोचा गया, ना हमारे साइज का हेलमेट था, ना गमबूट्स उस साइज के थे। और क्योंकि मैं मतलब मेरे पार्ट पे भी मिस्टेक था, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था। मुझे पता था कि हार्श होगा, बट इतना हार्श होगा नहीं पता था। तो वो गमबूट्स ऐसा था कि स्लरी थोड़ा ऐसे कीचड़ कीचड़ हो जाता है नीचे, जो भी यूजी एक्सपीरियंस किया होगा। तो गमबूट फंस जा रहा है, पैर उठा रही हूँ तो पैर निकल आ रहा है, गमबूट वहीं रह जा रहा है, अनड्यूलेटेड ग्राउंड है, कहीं कहीं पे बहुत ऐसे अंधेरा है। जैसे जैसे आप फेस की तरफ बढ़ते जा रहे हो, थोड़ा ऑक्सीजन वेंटिलेशन कम हो जाता है, तो दिमाग भी फॉगी हो रहा है, मतलब सर लोग समझा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो मोमेंट ऐसा था कि एक पॉइंट ऐसा आया था कि जितने भी लोग थे जिन्होंने सजेस्ट किया हाँ कि माइनिंग ले लो, कोल इंडिया आ जाओ स्पेसिफिकली, मैं सबको गाली दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसी क्या दुश्मनी होगी लोगों की मुझसे कि उन्होंने ये सजेस्ट किया मुझे। तो बहुत टेरेबल एक्सपीरियंस था। फिर जब मैं ऊपर आई, तब तो मैं नहीं रोई, नहीं, बट आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। मुझे ये लगा कि यार इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं और इतना हार्श सिचुएशन है, कैसे कर पाऊंगी मैं। तो फिर पेरेंट्स से बात की, मैंने उन्हें बताया, तो सबका यही कहना था कि गिव योर सेल्फ सम टाइम, अगर 1-2 महीने बाद भी तुमको ऐसा लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो सीनियर्स थे बहुत सपोर्टिव थे, एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि आप 2-4 बार जाओगे, करोगे वही काम, तो आप फैमिलियर हो जाओगे इस चीज़ से। अभी मैं जाती हूँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इट्स वेरी लाइट फॉर मी। पहली बार का एक्सपीरियंस बहुत टेरिबल था जी। अभी इतना नहीं है जी। तो मैम माइनिंग जैसे कि माना जाता है कि आदमियों के लिए है, तो आपने ये स्टीरियोटाइप भी तोड़ दिया। तो आपको, आपके हिसाब से क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको बाकियों की तुलना में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको खुद को प्रूव करने के लिए? नहीं, अभी क्योंकि मैं जूनियर लेवल पोजीशन पे हूँ, और मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं लगा है कि बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे खुद को प्रूव करने के लिए। माइनिंग इन जनरल बहुत टीडियस जॉब है, वो इक्वली हार्श है। तुमको भी उतना ही फिजिकली मेहनत करना पड़ेगा जितना मुझे करना पड़ेगा। फिजिकली मेहनत में कोई दिक्कत नहीं है,
एंड मोर ओवर किसी भी जॉब में आपका अप्रोच कैसा है, जॉब को लेके, आसपास के एनवायरनमेंट को लेके, सीनियर्स को लेके, वो काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड उस पर भी करती हैं। और इस चीज़ के लिए मैं लकी हूँ कि मेरे स्टार्टिंग से सीनियर्स जो कलीग्स थे सपोर्टिव थे। कभी किसी ने मुझे ऐसे नहीं बोला कि अरे तुम लड़की हो तो तुम नहीं कर पाओगी। दे हैव ऑलवेज बीन अ सपोर्ट एंड कोऑपरेटिव फॉर मी, तो इतना दिक्कत नहीं लगा। हो सकता है आगे जब मैं पोजीशन बढ़े, मे बी मैनेजर या उससे ऊपर, तब मे बी ये चीज़ आए, बट अभी तो ऐसा नहीं है। जी मैम, आपने कहा था, एक आर्टिकल मैंने देखा था कि मशीन्स की तुलना में ह्यूमंस को मैनेज करना ज़्यादा ट्रिकी है। तो एक मेल डोमिनेटेड वर्क प्लेस में अपनी अथॉरिटी और लीडरशिप वॉइस को कैसे आपने इस्टेब्लिश किया? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे मेल फीमेल सेंट्रिक नहीं है। जो वर्कर्स हैं वो आपकी बात तभी मानेंगे जब आप में नॉलेज हो, वो आपकी बात तभी सुनेंगे जब आपको चीज़ें पता हो। और इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका जेंडर, अगर मेरा मेल कलीग भी अगर नहीं हैंडल कर पाएगा चीज़ें सही से, तो उसको भी वही कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे जो मुझे करने पड़ेंगे। और एक बात ये भी है कि यहाँ पे कभी मुझे किसी ने ऐसा महसूस नहीं कराया कि तुम लड़की हो इस वजह से तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। एंड इवन कि मुझे सीनियर्स एनकरेज करते हैं अभी भी कि अरे तो क्या हुआ, जाओ जाके उनको डांटो, ऐसे कैसे उन्होंने नहीं किया, तुम जाओ करो। और करना पड़ता है, करवाते हैं वो लोग जबरदस्ती, और होता है, चीजें होती हैं। तो इट्स जस्ट दैट थोड़ा सीखना पड़ेगा। बीइंग अ गर्ल परसीव किया जाता है, और मोस्टली मैं भी थोड़ा सॉफ्ट थी पहले कि नहीं किसी हमारे जो हमसे एज में बड़े उनसे कैसे हम रूड हो जाएं या कैसे चिल्ला दें। बट इवेंचुअली आपको सीखना पड़ेगा। मैन पावर हैंडलिंग बहुत क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि मशीन्स में आपने एल्गोरिदम सेट किया, आपके पास रिमोट है, मशीन्स कोई बहाना नहीं बनाएगी या उसकी कोई मजबूरियां नहीं होंगी। बट ऑन द फील्ड व्हेन यू ट्रीट पीपल, व्हेन यू डील विद पीपल, उनकी इमोशंस भी हैं, उनकी जिम्मेदारियां उनके ऊपर फैमिली की भी है, कभी किसी का हेल्थ ठीक नहीं है, कभी किसी की और कुछ काम है, तो आपको सब ट्रीट करना पड़ेगा, आपको सब हैंडल करना पड़ेगा, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। जी, तो मैम अभी आप खैरा की अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं जी। तो एज ए माइनिंग इंजीनियर वहाँ अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपके हिसाब से क्या चीज़ें हैं जो उसको 5 स्टार रेटिंग दिलाती हैं खैरा माइंस को? सो फार खैराहा की एक चीज़ अच्छी ये है कि वहाँ की टीम बहुत अच्छी है। और कोई भी माइन टीम अपनी टीम से बनती है। और अबव दैट वहाँ की जियोलॉजी भी काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर माइंस। और जब से मैंने ज्वाइन किया तब से वहाँ पे सीएम है, और 2017 में, 17 के पहले तक वहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होता था, 2017 से सीएम है। और कंपैरेटिवली बाकी अदर माइंस के हम लोग का काफ़ी चीज़ें हमने स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे हैं। जैसे हम लोग के यहाँ मैन राइडिंग सिस्टम है, और वेंटिलेशन के लिए अच्छा सिस्टम है, और कंटिन्यूअस माइनर मशीनरी जो है, हम लोग 10 साल से कोई भी फेटिलिटी इंजरी नहीं हुआ है, रिपोर्टेबल इंजरी फेटिलिटी नहीं हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और कुडोस टू जेएमएस टीम एज वेल कि कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है, बट जेएमएस की टीम और हमारी एससीसीएल खैराहा का मैनेजमेंट ये चीज़ समझता है कि हम लोग का कॉमन गोल है कोयला निकालना, और कंपनी या कोयला निकालना हम दोनों की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहाँ पे 5 स्टार रेटेड इस वजह से भी है कि ब्लेम गेम बहुत कम है। हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो समझते हैं, हम दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं, जेएमएस हमें हेल्प करते हैं, हम जेएमएस को हेल्प करते हैं, तो वो कलेक्टिवली टास्क अच्छा होता है। और एक बहुत अच्छी बात वहाँ की ये भी है कि वेटी सीम है, मतलब सीम जो है वो वाटरी है, तो वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होता, तो उससे भी हमारा बहुत फ़ायदा हो जाता है। कभी कभी हम लोग को वाटर मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा पंपिंग करनी पड़ रही है, बट क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा, तो माइन अपने आप में थोड़ा बेटर हो जाती है। जी, तो मैम आने वाले 5-6 सालों में आप माइनिंग इंडस्ट्री में वुमेन का फ्यूचर कैसे देखती हैं? जब मैंने एससीसीएल ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा बहुत नॉलेज नहीं था कि मैं फर्स्ट फीमेल बनूंगी जाके, बाय लक हो गया वो चीज़। और अभी धीरे धीरे करके मैं ये देख रही हूँ कि
लड़कियों में हेजिटेशन है थोड़ा इस फील्ड को लेके, बट आ रही हैं लड़कियां, आ रही हैं अभी रिसेंटली। इवन लड़कियां माइनिंग सरदार भी पोस्ट पे आ रही हैं। तो 5-6 साल में जो अभी टैबू है या जो अभी कम नंबर है वो बढ़ेगा। शायद हाँ एकदम 50-50 सिचुएशन ना हो, बट स्टिल अ बेटर फिगर देन व्हाट इट इज टुडे। जी। तो मैम जैसा कि कई लड़कियों ने भी मुझसे पूछा था कि माइनिंग सेक्टर में ऑफिस जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? माइनिंग सेक्टर में ऑफिस जॉब की काफी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोयला निकालना एक काम है और उस कोयले को निकालने के लिए परमिशन लेना, डीजीएमएस परमिशन लेना बहुत क्रूशियल रहता है और बहुत सारा पेपर वर्क रहता है। आप जहां से जिस जमीन से निकाल रहे हैं तो एलएनआर का प्रोसेस रहता है, हमें जॉब कॉम्पेंसेशन कॉम्पेंसेटरी जॉब्स देना है, हम लोग को रेवेन्यू जो हम जिनसे जमीन ले रहे हैं उनको पैसा देना है। तो फील्ड पे मतलब माइनिंग सेक्टर में ऑफिस जॉब्स ऑफिशियल काम बहुत सारा है, तो उसमें जा सकते हैं। बट पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक माइनिंग इंजीनियर हैं तो स्टार्टिंग के 2-5 साल कैरियर के आप फील्ड पे बिताइए। एज अ फीमेल में भी आप शायद रोज ना जाएं, बट कोशिश करें कि जितना आप एक्सपोज हो पाए यूजी के एनवायरनमेंट से उतना आपके लिए अच्छा है। तो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है आप ऑफिस जॉब ले लें, बट 2-5 साल कोशिश करें स्टार्टिंग में आप फील्ड पे रहें। जी। तो मैम और दूसरी इंडस्ट्रीज की तुलना में माइनिंग इंडस्ट्री को वुमेन फ्रेंडली बनाने के लिए और क्या चेंजेस करने चाहिए? इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर विमेन फ्रेंडली बनाना है तो हमें अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा उस तरीके से कि हम फीमेल फ्रेंडली हैं। पहले हमें अपने आप को दिखाना पड़ेगा और दिखाने के लिए हमें एक्चुअल में फीमेल फ्रेंडली बनना पड़ेगा। और बहुत इंटरनली बहुत काम हो भी रहा है इस चीज में कि फीमेल सेंट्रिक प्रोग्राम्स रहते हैं, पॉश बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है और फीमेल को प्रमोट किया जाता है। मतलब जैसे मैं हूँ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे केवल इस वजह से भी मिल जाती हैं क्योंकि मैं फीमेल हूँ। तो इस चीज का हमें बाहर एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा कि हाँ हम फीमेल के लिए रेडी हैं, हम एज अ कंपनी फीमेल को जॉब दे सकते हैं एंड दे कैन बी कंफर्टेबल विद अस। एंड इवेंचुअली सीएमडी सर जो पहले थे और जो अभी के सीएमडी हैं, उन लोगों का एक विजन है कि एक माइंड फुली फीमेल सेंट्रिक हो, यानी मैनेजर से लेके वर्कर तक सब पूरा फीमेल हो। तो अगर वो चीज हम करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैम आपने मेंशन किया था कि आप फीमेल पर्सपेक्टिव लेके आती हैं, तो ये फीमेल पर्सपेक्टिव आपको डे टू डे प्रोजेक्ट्स में कैसे हेल्प करता है? कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम रिपीटेटिव जॉब करके बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए अगर आप डॉक्टर हैं, आप रोज़ इंसानों को इंजर्ड होते हुए देख रहे हैं या आप रोज़ फर्टिलिटी होते देख रहे हैं, तो आप कब हो सकता है कि उस चीज़ को लेके इनसेंसिटिव हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय नेचर फीमेल थोड़ी सेंसिटिव रहती हैं। तो अगर हम किसी फील्ड में कहीं काम कर रहे हैं तो हम वर्कर्स से में भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि हम उस चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हम उनकी मजबूरियाँ भी समझ रहे हैं। और एक चीज़ ये भी है कि एक मर्यादा वाली चीज होती है। तो कई बार जो वर्कर्स हैं मे बी वो रूड हो जाए, या जैसे गांव वाले कॉम्पनसेशन लेने आते हैं या गांव की महिलाएं ही कॉम्पनसेशन लेने आती हैं कि आपने हमें नौकरी नहीं दी या हमारे पैसे नहीं दिए, जो भी। तो अगर एक फीमेल रहेगी आपके साथ में तो चीजों को शायद हैंडल करना इजी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो दे कैन यूज अस एज अ वेपन। वो चीज हमें अब हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी शक्तियां, वो है ना कि माँ मेरी शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है, तो वो हमें शक्तियां अपनी यूज करनी पड़ेंगी। तो वो मुझे उस पर्सपेक्टिव में लगता है कि फीमेल वर्कर्स को या फीमेल्स को बहुत अच्छे से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। जी मैम, एज अ यंग एग्जीक्यूटिव आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो हाई परफॉर्मिंग की भी जिम्मेदारी होती है। तो इन सब चीज़ों में, हाई परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों में आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखती हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब न करने पाएँ?
मैं ये बोलना चाहूंगी कि कोल इंडिया एज अ कंपनी बहुत मजेदार कंपनी है। मतलब आप अगर कोशिश करोगे तो इतना स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि वही चीज है कि स्ट्रेस है सबके पास है, अकेले मेरे पास नहीं है, सबके पास है। तो वो चीज मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे अकेले पे बहुत स्ट्रेस आएगा। बाकी पर्सनली मैं अपनी मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करती हूँ कि मुझे थोड़ा अकेले रहना अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही ऐसे सोशलाइजिंग नेचर नहीं है मेरा, तो मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। अगर दोस्त हैं यहाँ पे जो मेरे साथ वाले कलीग्स जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ खेल लिया हम लोगों ने साथ में, कुकिंग कर दी। गाने सुनने मुझे बहुत पसंद, तो गाने सुन लेती हूँ, ये सारा कुछ। मतलब मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरा शेड्यूल मोनोटोनिक ना रहे। आई शुड नॉट बी नोन कि अच्छा मुस्कान, अच्छा वो कोल इंडिया वाली मुस्कान नहीं। आई शुड हैव एन आइडेंटिटी विच इज नॉट रिलेटेड टू कोल इंडिया। कोल इंडिया मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। तो मैं वो चीज मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम माई जॉब आई हैव एन आइडेंटिटी ऑफ माई ओन, जिसमें मैं वो चीजें करूँ जो मुझे पसंद है। तो वंस इन अ वाइल में पेंटिंग करना या पोइट्री या जर्नलिंग करना, मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो वो सारा कुछ चलता रहता है। तो मैम आपके हिसाब से एडवांस टेक्नोलॉजीज और ये ऑटोमेशन की वजह से या आने के बाद माइनिंग इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की सेफ्टी बढ़ गई है, सेफ्टी काफ़ी बढ़ गई है। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के टाइम पे जैसे जो वाइब्रेशंस होते थे, या हमें होल्स करने पड़ रहे हैं, फिर उसको डिटोनेटर से ब्लास्ट करना पड़ रहा है। ब्लास्टिंग अपने आप में इट्स अ डिफिकल्ट जॉब एंड डेंजरस एज वेल, कि उसका फ्लाई रॉक जा रहा है, या ब्लास्टिंग अगर सही से नहीं हुआ, पाउडर फैक्टर आपका ठीक नहीं था, तो उसकी अलग दिक्कत है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे कंटिन्यूअस माइनर में हम काम कर रहे हैं, तो हमें ब्लास्टिंग का बहुत मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। सर्वे कर रहे हैं, सेंटर लाइन देख रहे हैं, स्ट्रेटा देख रहे हैं कि हाँ स्ट्रेटा ठीक है कि नहीं है, और फिर हम कंटिन्यूअस माइनर से उसको कट कर रहे हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी शारदा हाई वॉल का। पहले वो ओपन कास्ट माइन था, नॉर्मल शॉवल डंपर से चला। उसके बाद फिर एनालिसिस किया गया कि शॉवल डंपर से अगर हम चलाएंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, और बहुत ज्यादा कोयला है तो हम छोड़ भी नहीं सकते। तो उसका सॉल्यूशन निकला कि चलो हाई वॉल चलाते हैं। इट्स लाइक कि दीवार है, यू मेक अ होल एंड देन यू टेक आउट दैट होल। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, हम सेफ होते जाएंगे, और हमारी जो प्रॉपर्टी हम छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज कि हम उसको माइन आउट नहीं कर पा रहे हैं या हम प्रॉफिट में नहीं है, तो वो चीजें बदलेंगी। हम उसको माइन आउट भी कर पाएंगे और हम प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। और उसके साथ एक पॉइंट ये भी है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे हम, इन्वायरमेंट को कम हार्म होगा जी, तो वो चीज़ है। तो मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इससे एम्प्लॉयमेंट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? मतलब लोगों की जॉब्स जाएगी इस टाइप से, अगर ज़्यादा ऑटोमेशन हुआ तो जो वर्कर्स थे। हाँ, ये मुझे लगता है, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स जो डेटा था पहले, कोल इंडिया में 8 लाख प्लस वर्कर्स थे, और एट प्रेजेंट 2,15,000 के आसपास वर्कर्स बचे हैं, क्योंकि ऑटोमेशन इतना ज़्यादा हो गया है, जॉब्स जा रहे हैं लोगों के। तो वो एक चीज़ है कि आउटसोर्सिंग हो जाएगा तो कंपनी के खुद का जॉब कम हो जाएगा। तो हाँ, जॉब पे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है इस चीज़ का, वो भी उन लोगों के साथ जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो ठीक ठाक अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, उन पे उतना फर्क शायद ना पड़े, बट जो नीचे दबे हुए लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उन पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो मैम अभी जैसे कि जेई की काउंसलिंग चल रही है, तो जो फीमेल स्टूडेंट आने वाली हैं अपने NIT रायपुर के माइनिंग डिपार्टमेंट में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नॉट ओनली टू फीमेल, आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू ऑल द पर्सन्स जो माइनिंग ब्रांच चूज कर रहे हैं, कि जो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी सेकेंड ईयर के लास्ट में, और जो थर्ड ईयर के लास्ट में आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, वो आपको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। वो 1 महीना जो रहेगा, आप वो लाइफ जियोगे जो आप जॉब के बाद जियोगे। अगर आप माइनिंग एज अ ब्रांच, एज अ करियर चूज कर रहे हो, तो आपको वो 1 महीने में पता चलेगा कि आप सस्टेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जब मैं फर्स्ट टाइम यूजी गई कोल यहाँ पे, तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन एनी हाउ आई मैनेज्ड। बट हो सकता है कि अगर यही चीज मैंने अपने वोकेशनल ट्रेनिंग के टाइम पे लिखी होती,
तो मे बी आई कुड हैव स्विच्ड करियर्स। आई कैन नॉट से नाउ, क्योंकि अब जॉब लग गई है तो जॉब छोड़ने का एक अलग प्रोसेस होता है। फिर ऐसे प्रेस्टिजियस कंपनी में आपकी जॉब लगी है, आपसे आसानी से छूटेगी भी नहीं जॉब। बट हाँ, एज अ मेल स्टूडेंट, एज अ फीमेल स्टूडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, अगर आप वो 1 महीने की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हम इस इंडस्ट्री में रह पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अपने पर्क्स और अपने डीमेरिट्स हैं। मोस्टली डीमेरिट ये है कि अगर आप फील्ड पे हैं तो आपको आइसोलेटेड लोकेशंस मिलेंगे जहाँ पे बहुत रिक्रिएशन का या बहुत ही ऐसे क्लब्स और पब्स और पार्टी के लिए या बहुत सारे कैफेज वगैरह नहीं है। तो अगर किसी को अपनी सोशल लाइफ बहुत अच्छी लगती है, बहुत मेंटेन करनी हो सकता है, पर्सनल ओपिनियन है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप वैसे एरिया में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। आप फैमिली के बारे में अगर आपको सोचना है तो, और सेकेंड ईयर के लास्ट तक, सेकेंड ईयर खत्म होने तक जब आप वो 1 महीने का ट्रेनिंग कर चुके होंगे तो आपके पास तब भी 2 साल बचेगा। तो आप अपना तब भी करियर स्विच कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप नॉन कोर में जा सकते हैं, या आप कंसल्टेंसी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी। और कई बार ये भी होता है कि माइनिंग में लोग आने के बाद बहुत हार्ट ब्रेक हो जाते हैं कि अरे यार कौन सी ब्रांच मिल गई, क्या हो गया, अब क्या करेंगे इसके आगे। तो वो मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत मजेदार लाइफ है। हर रोज नए चैलेंजेस हैं, बहुत मजा आएगा काम करने में, एंड इट्स अ गुड पेइंग जॉब, मतलब बहुत अच्छी जॉब है। कोल इंडिया तो ऑफ कोर्स एक महारत्न कंपनी है। बाकी और भी जो कंपनीज हैं, एनटीपीसी, हिंदुस्तान कॉपर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और सेल हो गया, मॉइल हो गया, इसमें भी बहुत अच्छे जॉब्स हैं। तो आप वहाँ पे अगर माइनिंग आप एज अ करियर चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, और बहुत कम मेहनत में बहुत आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। क्योंकि अभी तक इस सेक्टर में कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है जितना दूसरे ब्रांचेज में है। तो वो एक चीज है। अच्छा, ये मुझे भी लगता है कि अगर 1 महीने की जगह हफ्ते 10 दिन की अगर ट्रेनिंग दी जाती ना तो ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि पहली बार में सबको यही लगेगा। वही 1 महीना अगर आप पूरा अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो आप बॉडी भी फेमिलियर हो जाएगी कि हाँ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो एक चीज है। एनआईटी रायपुर के माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एनआईटी रायपुर के माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि इट हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन हु आई एम एट प्रेजेंट। वहाँ के जो फैकल्टीज थे बहुत ही ग्राउंडेड लोग थे, और फैकल्टीज बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे। और एक बात ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वो एनकरेज करते थे इवन फॉर फीमेल्स। बाकी बाहर वाली दुनिया शोर शराबा था कि अरे लड़की क्या करेगी माइनिंग में जाके, अरे नहीं छोड़ दो। बट वहाँ के फैकल्टीज ऐसे थे जो आपको एक्चुअल में ऑन ग्राउंड जो चल रहा है बताते थे। वो बहुत ही ऐसे फ्लारी दुनिया में नहीं रखते थे, बट दे नेवर डिस्करेज। उनका ये कहना था कि सब कर लेंगे, सब हो जाएगा, आप करो। और स्पेशल मेंशन टू प्रधान सर, पराते सर, मनोज पटेल सर, देवांगन सर और जड़े सर। जड़े सर के साथ मेरा जो प्रोजेक्ट रहता है मैंने वो किया, एंड वो एक ऐसा फैकल्टी है जो तकरीबन हर बच्चे को पसंद होगा। वेरी मतलब बहुत शांति से, उनको मैंने कभी गुस्सा करते नहीं देखा, कभी भी मैंने उन्हें गुस्सा करते नहीं देखा। और पर्सनली भी उनके स्किल्स भी बहुत अच्छे, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छा बजाते हैं, काफी लोगों को मे भी ना पता हो। तो उनके जितना पेशेंस, उनके जितना धैर्य, और हमेशा ही विल हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हिज फेस, कभी भी वो डिस्करेज करते नहीं नजर आएंगे। तो माइनिंग डिपार्टमेंट एनआईटी रायपुर का पर्सनली जो एट प्रेजेंट और जो हमारे टाइम पे था बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और पर्सनली आपको कोशिश करना चाहिए टू टेक आउट ऑफ फैकल्टीज। आप जितना फैकल्टी से 1-on-1 इंटरेक्शन करोगे आप उतना उनसे सीख पाओगे, एंड इट विल डेवलप यू नॉट ओनली प्रोफेशनली बट पर्सनली एज वेल। आपको पर्सनली भी बहुत एक अच्छा ह्यूमन बनने में वो मदद करेगा। अच्छा, ये मुझे भी लगता है कि केवल मतलब खुद को तो मदद ही किया एनआईटी रायपुर ने आपको, मुझे लगता है पूरे देश की माइनिंग सेक्टर को भी काफी ज्यादा। क्योंकि एनआईटी रायपुर बहुत पुराने पहले जीसी रायपुर हुआ करता था, और माइनिंग ब्रांच बहुत पुराना ब्रांच है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग एनआईटी रायपुर के जो एल्यूमिनाई हैं बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं एट प्रेजेंट। कोई सीएमडी है, कोई जीएम है, मतलब बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं।
एंड ऑफ कोर्स मतलब एज अ कोल इंडिया या नॉट ओनली कोल इंडिया, जो भी कंपनी एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है, कोल इंडिया प्राइमरी कंपनी है, तो ऑफ कोर्स देश की प्रगति में हमारा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एनी हाउ बिजली हम ही से बन रही है। जो कोयला हम अभी एट प्रेजेंट जो कोयला हम दे रहे हैं, और डाइवर्सिफिकेशन की भी बात चल रही है, तो जो सोलर पैनल्स वगैरह तो आगे भी हो सकता है हम कंटिन्यू करें, एनर्जी प्रोवाइड करें नेशन को, तो बहुत बड़ा हाथ है अपने डिपार्टमेंट का। तो एकेडमिक्स के अलावा और भी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं क्या आप? हाँ, एकेडमिक्स मुझे पढ़ना इन जनरल बहुत पसंद है। मुझे चीज़ों के बारे में जानना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सफिशिएंट टाइम किसी भी चीज़ को दो तो आप उसमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो मैं भले किसी चीज़ का मास्टर नहीं बनूं, बट आई वांट टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो मुझे हर चीज़ ट्राई करना पसंद है, जो मुझे लगे अरे वाह ये मैं किताबें पढ़ती हूँ, ठीक ठाक किताबें पढ़ती हूँ। कोई बुक सजेस्ट करना चाहें? नॉवेल्स मैंने मोस्टली पढ़ी हैं अभी रिसेंट में, तो 2 किताबें थी। एक काफ्का ऑन द शोर बाय मुराकामी। एक्चुअली बहुत सारी किताबें हैं बट 2-3 अगर मैं सजेस्ट करूंगी, हाँ, द पैलेस ऑफ इल्यूशन, राइटर का नाम मैं भूल रही हूँ, फीमेल सेंट्रिक, मतलब वो द्रौपदी सेंट्रिक बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। और एक बुक शिवा ट्रायलॉजी, आमीश त्रिपाठी की, वो 3 बुक्स हैं शिवा ट्रायलॉजी, वो भी बहुत कमेंडेबल है। मतलब हिंदू मैथोलॉजी को उन्होंने फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब एक्चुअल ह्यूमंस के फॉर्म में दिखाया है। तो वो 3-4 किताबें अभी सजेस्ट करना चाहूंगी कि बहुत अच्छी है, मतलब आपको मजा आएगा पढ़ने में। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम।